चैप्टर है एपी, लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ नंबर्स लिखती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस, हाँ जी बोलो, इनके इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा बता सकते हो? मैम 49। 49 कैसे पता लगा आपको? मैम स्क्वायर की तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 64। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 81। सो दीज नंबर्स आर लिंक्ड विद सम रिलेशन, है ना? कोई एक रिलेशन है जिसके साथ हमने ये नंबर्स को लिखा है ना? तो आप इसके नेक्स्ट नंबर्स गेस कर सके। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं ये लिखती हूँ, लेट मी सी, ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग हियर क्यूब्स, तो नेक्स्ट भी किसका क्यूब होगा? 7 का क्यूब। पता नहीं क्या है, लेकिन ये पता है 7 का क्यूब होगा 343। नेक्स्ट किसका क्यूब होगा? 8 का क्यूब विच इज 512। नेक्स्ट विल बी 9 क्यूब विच इज 729। ठीक हो गया? सो दीज नंबर्स आर लिंक्ड विद सम लॉजिक, जो हम स्पॉटिंग कर लेते हैं कि हाँ जी इसके साथ हमने इन नंबर्स को फॉर्म किया है, दे आर रिलेटेड विद सम लॉजिक। ठीक है ना? तो जब हम कुछ नंबर्स की सीरीज को लिखते हैं, वी राइट certain numbers in relation which bear some relation to each other, so that we can know by some logic or the other कि हमें पता लग जाता है कि देखो नेक्स्ट इसमें ये आएगा ना, है ना? काफी आजकल व्हाट्सएप भी आता है और वो भी आते हैं, फेसबुक पे एड्स आती है ना, जैसे दैट गेस दिस सीरीज, अपनी वो शॉर्ट्स आते हैं, राइट? वी हैव दैट शॉर्ट्स एंड वीडियोस आती हैं जिसमें आपको लिखा होता है कि इफ दिस इज दिस देन गेस व्हाट इज दिस, है ना? लिखा होता है ना, जैसे लिखा होता है 1 is equal to 2, 2 is equal to 6. If 1 is equal to 2, 2 is equal to 6, 3 is equal to 12, 4 is equal to 20. ठीक है? Then what is 5? क्या करेंगे इस पर? अच्छा, क्या कर रही हूं मैं? 6 कैसे आया? 2 into 3. 12 कैसे आया? 3 into 4. 4 कैसे आया? 4 into 5. यहाँ पे क्या आएगा फिर? 30. 6 क्या आ गया? 30। तो कुछ एक लॉजिक से आपके सारे प्रीवियस नंबर्स लिंक हो गए, कुछ एक लॉजिक के साथ सारे प्रीवियस नंबर्स लिंक हो गए, एंड वी गॉट दिस अदर नंबर। तो हमने क्या किया है, हर एक नंबर में एक लॉजिक ढूंढा है कि इसका लॉजिक क्या है, नेक्स्ट हमारा जो ये नंबर्स है आपस में किस रिलेशन के साथ बंधे हुए हैं, किस रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनमें ही सबसे इजी वाला और सबसे सिंपल वाला एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल आई राइट दी सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हाँ जी, ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स है ना? अच्छा, ऐसे मैंने अगर ये लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 7, 14, 21, 28, 35 so on, I'm writing multiples of 7. अच्छा, ये 2 के मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है, 7 के मल्टीपल्स है, इसको एज मल्टीपल्स देख रहे हैं। एक इनमें रिलेशन और देखेंगे कि आपस में इन टर्म्स का डिफरेंस कितना है। 4 और 2 में कितना डिफरेंस है? एडजेसेंट टर्म्स देख रहे हैं, 6 और 4 में, 8 और 6 में, यहाँ पर भी सेम है। 3 और 6 में डिफरेंस कितना है? 3। 9 और 6 में कितना है? 3। 12 और 9 में कितना है? 3। सेम है। सो एवरी मल्टीपल व्हेन वी राइट, अगर किसी का टेबल लिखते हैं तो उसके दो कंसेक्टिव नंबर्स में, दो कंसेक्टिव मल्टीपल्स में डिफरेंस सेम होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 2 का डिफरेंस होगा। एंड इफ आई राइट दिस नंबर, मैं ये वाले सीक्वेंस लिख रही हूँ 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? क्या हो रहा है यहाँ पर भी? मल्टीपल्स तो नहीं है किसी के, किसी टेबल में आते हैं नहीं,
लेकिन इनमें भी क्या है, 3 का डिफरेंस आ गया। अग्रीड एवरीवन? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है? यस मैम। हर्षित, काशिन, सक्षम? Yes, मैम। यस मैम। तो इन सब में भी जो डिफरेंस है वो सेम है। और जो ऐसी वाली सीरीज होती है, जो ऐसे वाले नंबर्स होते हैं जैसे कि मल्टीपल्स जिनमें डिफरेंस सेम है, जैसे कि ये नंबर जिनमें डिफरेंस सेम है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली चीज आपको यही करनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखो एग्जाम्पल और साथ में लिखो कॉमन डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस मत लिखो अभी, लिखो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। Difference between two consecutive terms is same. Same लिख लो, equal लिख लो। क्लियर हो गया इतना? तो इसमें हमने कहा डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेम टर्म्स जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है, और ऐसी ही सीक्वेंस को, ऐसी ही सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। जो डिफरेंस सेम होता है ना उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो मैं यहां से उठा लूं, इसके बाद वाली टर्म्स लिख लूं, कोई भी दो इकट्ठी टर्म्स लेनी है, उनका डिफरेंस सेम होगा। ठीक हो गया? तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी हैव, तो मैं सबसे सिंपल लेती हूँ 2 4 6 8 10 12 14, और एक मैंने बाद में लिखी थी 1 4 7 10 13 16 19 सो ऑन, है ना? ये वाली दोनों एपी है ना? एपी क्या हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब हम अरिथमेटिक की बात करते हैं ना, अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक वाली आपकी ब्रांच कौन सी होती है मैथमेटिक्स की, जिसमें क्या आता है? प्लस माइनस कैलकुलेशंस। एल्जेब्रा कौन सा होता है? एक्स वाई जेड वाला, जहां पे आपके एक्स वाई जेड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं थी, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, है ना? क्यों एल्जेब्रिक फॉर्मूला बोलते थे? दैट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो एक्स वाई जेड में डील करती है। ज्योमेट्री क्या हुई? जिसमें सर्कल्स, फिगर्स, ट्रायंगल्स ये सब बना होगा, उसको हमने बोला ज्योमेट्री। तो अरिथमेटिक क्यों कहा इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर जो नंबर्स है वो प्लस कर करके आ रहे हैं, प्लस या माइनस। ठीक है? माइनस कैसे वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने सिंपल नंबर्स को प्लस करके नेक्स्ट नंबर्स निकाले। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा एक होती है उसकी स्टार्टिंग वाली टर्म। हम हर एक टर्म को स्टार्टिंग वाली टर्म के साथ रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर तो अगर मैं पूछूं 7th टर्म क्या है, तो आप कहोगे 2 7 14। 10th टर्म क्या है, आप कहोगे 2 10 20। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूछूंगी तो आप करोगे पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, चलो 10 तक गिन लिया, 50 निकालो, और आ जाओ 100 टर्म निकालो, और आगे आ जाओ 568 टर्म निकालो। राइट? सो वी नीड सम रिलेशन, सम लॉजिक, या कुछ एक फॉर्मूला जिसके साथ हमारी टर्म्स आ जाए। तो वो कैसे आती है? हम एपी में हर एक नंबर को, इसकी जो डिफरेंट नंबर्स है ना, इन सभी नंबर्स को एक सिंगल टर्म के साथ, एक फर्स्ट टर्म के साथ रिलेट करके शो करते हैं। तो पहले क्या होता है, एपी की जो स्टार्टिंग टर्म होती है ना, उसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। लिखो, एपी में जो स्टार्टिंग होती है वो है फर्स्ट टर्म ए। जो भी उसकी फर्स्ट टर्म लिखी हुई है ना, जो भी स्टार्टिंग वाली टर्म लिखी हुई है वो है ए, फर्स्ट टर्म लिखते हैं उसको। ठीक है? अब नेक्स्ट टर्म जैसे 2 आया, उसको मैंने ए लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म 4 आया, तो मैंने क्या किया था, 2 में कितना ऐड किया? 2, मेरे पास 4 आ गई, और ये बन गई सेकेंड टर्म। तो मैंने ये लिखा फर्स्ट टर्म और ये लिखी सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है? ऐसे अब मैं लिखूंगी थर्ड टर्म। सी दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट इसको एपी की तरह समझना। और यहां से एक रूल आपको क्लियर होगा दैट एवरी टेबल, एनी नंबर, when we write multiples together, always they will form an AP.
7 का टेबल लिख लो, 100 का टेबल लिख लो, 1000 का टेबल लिख लो, राइट टेबल ऑफ 23, 29, वो हमेशा एक एपी फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मल्टीपल्स विल ऑलवेज बी सेम ऑफ एनी नंबर, तो हमेशा वो एपी फॉर्म करते हैं। तो A3 में मैंने क्या किया, देखो A3 क्या था मेरे पास 6, और ये 6 कैसे आया, 2 में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया है ना, जो डिफरेंस था वो कितना था 2। तो अगर फर्स्ट टर्म से मुझे 6 पे आना है तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड करना होगा, 2 बार। उससे कम। ठीक है, अब आ जाओ A4। A4 क्या था 8, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, 8 लाने के लिए कॉमन डिफरेंस को कितनी बार ऐड करना होगा, 3 बार। समझ में आया? बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, समझ तो लो, यही चीज नहीं समझते हो, मैं आपको फॉर्मूला ही लिखवाऊंगी इसमें। इतना समझ में आया मैं कैसे प्रोसीड कर रही हूँ? जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म मैंने 1 लिख ली, इसको A1 भी लिख लेते हैं, A भी लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैंने 1 लिख लिया, राइट। अब नेक्स्ट टर्म क्या थी इसकी, सेकंड टर्म इज 4। ये 4 को लाने के लिए मैंने 1 में कितना ऐड किया 3, A3 क्या था 7, है ना। मैंने 1 में कितना ऐड किया होगा 6, मतलब 3 को 2 बार ऐड किया। ये थर्ड टर्म है, 3 2 बार ऐड हुआ। अगर मैं A4 लिख रही हूँ, A4 कितना है 13, 1 में क्या ऐड हुआ है 3 ऐड हो रहा है, कितनी बारी 4 टाइम्स। A4 10 है, बिल्कुल ठीक है। A4 अगर 10 है तो 3 कितनी बारी ऐड हुआ है 3 टाइम्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसी लॉजिक के साथ हम एपी का फर्स्ट, और आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। फर्स्ट मतलब सेकंड एक्सरसाइज 5.1 इज व्हिच ऑफ इज एन एपी, उसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालो, वो हम ओरली करेंगे। और मैं चाहती हूँ आपकी कम से कम 5.2 तक तो एक्सरसाइज खत्म हो जाए, आराम से हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है और इसी चीज पे बेस्ड है। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा आता है एपी में, ए इज द फर्स्ट टर्म, लिखो ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, D is the common difference. ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, A is the first term, D is the common difference. तो A1, A2, A3, A4, A5, so on. They are the terms of an AP. Terms of an AP, arithmetic progression. ठीक है, उसको AP बोलते हैं हम। और पता क्या होता है, अब मुझे क्या पता ये AP कहाँ तक चल रही है, तो ये आ जाएगा AN तक। AN मतलब कि मुझे जो प्लेस वाली टर्म है ना, जैसे 4th प्लेस पे कौन सी टर्म है, 100th प्लेस पे कौन सी टर्म है, तो वो N जो सबस्क्रिप्ट N है ना, वो उस चीज को शो करता है कि हम कौन सी प्लेस वाली टर्म की बात कर रहे हैं। A4 निकालो, कभी आपको कहा जाएगा A40 निकालो, फाइंड A40, मतलब आप कौन सी टर्म निकालना चाहते हो इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग से 40th टर्म। समझ में आ गया, राइट। और जिस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता हो कितनी टर्म्स है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। ठीक है, ये वैसे इन जनरल आपकी बुक में मेंशन है तो बता रही हूँ, वैसे इसका इन जनरल आपको कोई इतना यूज नहीं होने वाला, क्योंकि हमें कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि फाइनाइट एपी कौन सी हुई। ठीक हो गया, इन जनरल अगर हम बाद में इसको स्टडी करते हैं ना, फॉर सम फॉर्मूलाज वी नीड दिस कांसेप्ट, अदरवाइज नहीं। एक होती है फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होती है, 40 टर्म्स है जी, 100 टर्म्स है इस एपी में, तो। और एक होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होती, A1 क्या होगी वो इनफाइनाइट एपी। ये चलती जा रही है, कहां तक लास्ट में कौन सी टर्म पे रुकेंगे मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग है एंडिंग नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। क्लियर हो गया? ठीक है इतना, राइट। तो मैंने लिखा टर्म्स ऑफ एपी A1, A2, A3, A4 सो ऑन टिल AN। ठीक हो गया? अब देखो क्या होता है, मैंने कहा था 1, 4, 7, 10, 13,
16, ये भी लिखी थी, सो ऑन ही चल रही है। तो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। मैं नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं बताई ना आपको। अच्छा, ए क्या है इसमें? 1। कॉमन डिफरेंस आपने कैसे निकालना है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा? a2 माइनस a1, और वही डिफरेंस आएगा a3 माइनस a2 में, और वही डिफरेंस आएगा a4 माइनस a3 में, सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करो। दैट इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता है? अच्छा, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखा हो, एपी चेक करनी है तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। दिस इज वन क्वेश्चन सच में जो आता है और एमसीक्यू में आता है, बंदों को पता नहीं होता बच्चों को कैसे सॉल्व करना है। तो वो एपी नहीं है, नहीं, वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है किसी तरह का, लिंक्ड है, रिलेटेड है, पर उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं करेंगे। हर एक सीक्वेंस को एपी नहीं कहते, हर एक सीक्वेंस को आप आगे पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हर एक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं कहते, राइट? हाँ जी, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है उसी को बस एपी कहते हैं। तो उन सभी सीक्वेंसेस में से ना हमने एपी ढूंढ ली कि कुछ नंबर्स, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो आपस में लिंक्ड होती हैं विद देयर कॉमन डिफरेंस। और एपी कहाँ यूज होता है? इन जनरल जब आपका प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन लाइन ऑलवेज इंक्रीजेस इन एपी, कि अगर आज मैंने कहा है कि मैंने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो कल जो प्रोडक्शन होगा वो 4 यूनिट्स का होगा, फिर उसके साल में नेक्स्ट ईयर में 6 यूनिट्स का होगा। तो वो अप्रोक्सीमेटली, अगर हम रियल लाइफ में कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली एपी बनता है। लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। योर कोरोना, कोविड जो था, उसका इंक्रीजिंग रेट कितना ज्यादा था? तो उसको हम क्या कहते थे? इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो एक होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज भी, ठीक है? तो जो आगे आप पढ़ते हो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम ले सकते थे, ठीक है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना वो अलग बात होती है। यहाँ पर वी टॉकिंग ओनली ऑफ द कॉमन डिफरेंस, नंबर्स का डिफरेंस सेम होगा। क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर हो गया हमें, है ना? तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अब लिखेंगे टू चेक फॉर एपी। हमेशा क्या चेक करना है हमें? चेक द कॉमन डिफरेंस किसमें? बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लेके कॉमन डिफरेंस चेक करते रहो। हर बार अगर वो सेम आ रहा है तो टर्म्स एपी में है, अदरवाइज नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर इसके बाद 19 नहीं लिखा, मैंने 20 लिख दिया। अगर मैंने यहाँ 20 लिख दिया है तो इसका मतलब ये टर्म्स एपी में है, बोलोगे? नहीं। जहां पर आकर ये लिंक आपका छूट जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे डॉट 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 डाला ना, इसका मतलब ये चलता जा रहा है ऐसे, सेम लॉजिक इज फॉलोइंग, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करोगे। जैसे मैंने 149 लिखा था, तो आपने मुझे कहा 36 आएगा नेक्स्ट नंबर, है ना? तो मैंने तो आपको नहीं बताया, मैंने कहा नहीं 37 है, तब आप कहोगे अच्छा 37 है, देन स्क्वायर्स का लॉजिक नहीं है, कोई और लॉजिक हो, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ये 20 आ गया तो मैं कहूंगी मैंने रैंडमली नंबर्स लिखे हैं, मैंने कोई एपी नहीं फॉर्म की। वो एपी नहीं बनेगी। एपी तभी बनेगी जब मैंने यहाँ पर लिखा 19 और आपको कहती हूँ नेक्स्ट नंबर गेस करो। समझ में आ गया? उसको हम एपी बोलते हैं जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। बिलीव मी, सबसे इजी टॉपिक है, इसमें इक्वेशंस इतने आराम से बनती हैं, सिर्फ आपको जनरल टर्म याद करनी है। अब एपी की कोई भी जनरल टर्म हमें फॉर्म करनी है, वो कैसे होगी? जनरल टर्म मतलब मैंने आपको n की वैल्यू दे दी, आप बताओगे उस प्लेस पे टर्म क्या है। जैसे इसी में मैं कहती हूँ मुझे 40th प्लेस की टर्म निकाल, अच्छा पहले 10th प्लेस वाली टर्म निकाल कर दिखाओ। तो आप काउंट करोगे 1 4 7 मैनुअली, 10 13 16 19, 19 तक हम कहाँ पहुंच गए? 7th टर्म। इसके बाद क्या आएगा? 22, इसके बाद क्या आएगा? 25, इसके बाद क्या आएगा? 28। तो मेरी 10th टर्म कौन सी आ गई? 28। ये मैंने मैनुअली काउंट किया, तो मैं आपको कह रही हूँ 8 10 is 28। जो आपने ये मैनुअली काउंट किया है ना, ये मुझे मैनुअली काउंट ना करना पड़े कि मैं अगर जा रही हूँ 50th टर्म तक तो मुझे ऐसे काउंट करके ना जाना पड़े, ठीक है? इन माय जब मैं पढ़ा रही थी एक बार बच्चों को, तो देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम सतपौल, उसको एपी करवाया था, उनके भी आईसीएसई में भी एपी होता है, तो उसको एपी का क्वेश्चन आया, शी डिडंट नो द क्वेश्चन, इट वाज 3 मार्क्स। तो उसने क्या किया, उसने फिजिकली आई थिंक 50th टर्म तक निकला था, उसने सारी 50 टर्म्स लिखी थी और 50th टर्म तक पहुंच गई। तो मैम ने उसको पूरे 3 मार्क्स तो दिए कि योर आंसर इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द राइट वे।
है ना। तो उसके बिकॉज प्री बोर्ड था उसका, और ये बिफोर कोविड की बात है, तो बोर्ड्स होने ही थे, कोई उसमें कोई शंका नहीं थी, कोई भी वो सोच नहीं थी। तो बोर्ड होने तो मैम ने स्पेशली लिखा था दैट यू नीड टू रिवाइज एपी, है ना। आपको ये सब नहीं मिलने वाला है, आप फिजिकली काउंट करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई वाले टीचर्स तो आपकी करती नहीं है ना। तो इसलिए उसने फिजिकली काउंट करना नहीं पड़े, मैं सीधा 40th टर्म तक पहुंच जाऊं, मुझे मैन्युअली काउंट ना करना पड़े, मैं सीधा 100 टर्म तक पहुंच जाऊं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर मैंने 3 को एक बार ऐड किया, ये थी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में अगर 1 से देखो तो 3 कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट से फोर्थ टर्म पे जा रही हूँ तो 3 को कितनी बार ऐड कर रही हूँ, 3 टाइम्स। मतलब अगर मैं अब यहीं पर आपको बनाकर दिखाऊं, A1 में मैंने टर्म लिखी, A2 में मैंने कॉमन डिफरेंस को एक बार ऐड किया, A3 में मैंने कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड किया, ठीक है। A4 में मैंने कॉमन डिफरेंस को कितनी बार ऐड किया, 3 बार। समझ में आ गया। तो अगर मुझे इन जनरल एपी की टर्म निकालनी है तो मैं क्या लिखती हूँ, an इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ऐड होना है कितनी बारी, n-1 टाइम्स। सेकंड में एक बार ऐड हुआ, थर्ड में 2 बार ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फोर्थ टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 into 3। तो अगर मैं 5 लिखूंगी A5 तो मैं कैसे बनाऊंगी, 1 प्लस 3 into 4, 12 प्लस 1 13 बनकर आ गया, है ना। तो अगर अब मैं A10 बनाती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस 3 into 9, 3 into 9। तो क्या हमारा 28 आया था, है ना। तो अगर मैं यही आपसे पूछूंगी 40th टर्म क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 है इंटू 39, 39 3 सा 117 प्लस 1 180। तो लिखो हमारा फर्स्ट एंड वेरी फॉरमोस्ट फॉर्मूला टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज दिस इज टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी में गिनकर 2 फॉर्मूलाज हैं, एक आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है इस फॉर्मूला पर, दूसरी एक्सरसाइज बेस्ड है दूसरे फॉर्मूला पर, बस एपी में कुछ नहीं है। आपको मतलब एक फॉर्मूला लिखकर देखना है, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है। ये क्वेश्चन अपने आप से आप पूछोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, कोई एक चीज मिसिंग होगी, इक्वेशन है, कोई एक चीज मिसिंग होगी, 2 मिसिंग होगी तो आपको 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जस्ट दैट वो इक्वेशन हमें खुद फॉर्म करनी पड़ती। लीनियर इक्वेशंस में क्या था, 2 इक्वेशन दे दी कि सॉल्व करो एक्स और वाई के लिए, यहाँ पर इक्वेशन खुद फॉर्म करोगे और फिर लगाओगे, अच्छा इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब मुझे इसे सॉल्व करना। और बहुत बेसिक बहुत इजी इक्वेशंस होती है, मतलब ओरली सॉल्व होने वाली इक्वेशंस होती है, ठीक है। मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये इक्वेशन हमें खुद फॉर्म करनी। तो हमेशा जब भी एपी का क्वेश्चन आएगा, या तो टर्म के बारे में पूछा होगा या फिर हमें सम के बारे में पूछा होगा। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आज नहीं करवाऊंगी, आज हम इस पे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सम के बारे में कहा है तो सम के फॉर्मूला में नंबर्स फिल करने शुरू कर दो, फॉर्मूला लिखकर टर्म्स में पहुंचाना शुरू करो जी, सम यहाँ पर आएगा, एन यहाँ पर आएगा, ए यहाँ आएगा, है ना। ऐसे अगर टर्म के बारे में कहा हुआ है, अगर मैं कहती हूँ जी इस सीक्वेंस में ना एक टर्म आती है, आई एम टेलिंग यू दैट एक सीक्वेंस में टर्म आई 198 और वो 50th टर्म है, आप मेरे क्लेम को चेक करोगे तो मैं आप लिखोगे कि जी मैम ने कहा है 198 टर्म आती है, कि यहाँ पर बनकर आना है 198, 1 प्लस मैं कौन सी टर्म बोल रही हूँ, 50th टर्म। तो आप n की जगह क्या लिखोगे, 50 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आप 3 लिखोगे। दैट इज व्हाट आई मीन दैट यू नीड टू चिप इन वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, सोच कर आप मेरे क्लेम को काउंटर चेक कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं मैम आप सही बोल रहे हो गलत हो, इज माई क्लेम करेक्ट, तो यू से मैम यस और नो बताओ, am I saying the right thing that 198 is a term of this sequence, 50th term of this sequence of this AP, 49 3s are 147 plus 1 148, तो 198 लिया मैम, आपकी कैलकुलेशन गलत है, 148। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय AP, आपको इसमें नंबर्स तो खुद फिल करने पड़ेंगे,
मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला सिखाया है, नंबर्स आप खुद फिल करोगे रिस्पेक्टिव प्लेसेस में। अब आपको हो गई मैम जनरल टर्म क्या है, टर्म ये वाली जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं उसको मैंने ए एन से शो किया है। ए हमेशा हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, जिस पोजीशन की हम बात करें, जिस प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। एंड वी ऑलवेज काउंट द टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग, हमने बिगनिंग से काउंट किए होते थे, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 40th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ए 40 का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म 40th पे कौन बैठा हो। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना। एपी का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ ही करवाती हूँ जो 2-3 टर्म्स इसमें आएंगी। ठीक है, आ जाओ निकालो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंट्रोडक्शन में सारे एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात की बात है। हमारे पास आएगा पेज 95 जहां पे लिखा है 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 100 70 40 10, है ना। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरी डिटेल दी हुई, जो मैंने अभी समझाई है, इतना बोला है ना, वही सब है। अब आपको पहला जो क्वेश्चन इस पे आता है वो हमारे पास है एग्जाम्पल 1। ठीक है, एक दो जो टर्म्स रह गई ना आपके डिस्क्रिप्शन में, वो मैं आपको भी क्वेश्चंस के साथ ही समझा दूंगी। एग्जाम्पल 1 में लिखा है फॉर द एपी, तो जहां एपी लिख दिया इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी ही है ना। तो हमें लिखा हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 3/2। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा क्या करना है, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1 हम वो लिखेंगे। तो ये a1 है, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4। तो a2 क्या है हमारा 1/2, a1 क्या है -3/2। जब आप इसे माइनस करोगे एलसीएम लोगे, 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2/2 एंड विच इज इक्वल टू -1। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, नेगेटिव। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है कॉमन डिफरेंस तो हम उसको बोलते हैं एपी जो है वो इंक्रीजिंग है। हर एक नंबर को प्लस करते रहोगे तो बढ़ती जाएगी ना वैल्यूज, जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो। अगर नेगेटिव है तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी है। समझ में आ गया, इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग एपी है। और अगर 0 हो गया, कॉमन डिफरेंस इज 0, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आपके बुक्स में टर्म मेंशन है इसलिए मैं बता रही हूँ। 0 का मतलब है अगर मैं नंबर से लिख दूं 2 2 2 2 सो ऑन, सो आर दीज नंबर्स इन एपी, यस दे आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। कितनी सी बात है, ये आपको आएगा भी ऐसे ही, द योर नंबर्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स राइट वेदर दे आर इन एपी और नॉट। तो आप लिखोगे यस दीज नंबर्स आर इन एपी, सेम नंबर को लिखा हुआ है बार बार 1.1 1.1 1.1, तो आप लिखोगे यस दीज नंबर्स आर इन एपी with common difference 0 and this AP is called constant AP। टीचर नंबर कहीं भी काट नहीं पाएगी, आपने AP भी लिख दिया, constant AP भी लिख दिया, common difference 0 भी लिख दिया। ठीक हो गया, इतना क्लियर है हमें। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 अगर 1 मार्क में आता है ना तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, which of the following list of numbers form an AP। तो अब गुलशन आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया कि अगर हम सारे सीक्वेंस को लिखते हैं तो हर एक को एपी नहीं बोलते, जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसी को एपी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। इसको लिखो, मैं बोर्ड दूसरा वाला खोलती हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अपडेट हो गया अपने आप ही, और ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मुझे देखना ही पड़ेगा। मुझे लगा था शायद जूम की प्रॉब्लम है क्योंकि इसी बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, किसी और बोर्ड में नहीं आ रही। कहाँ गया बोर्ड, गायब हो गया। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट खोलती हूँ, लेट मी राइट हियर। चलो तब तक देखो क्वेश्चन नंबर 1।
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई प्रॉब्लम अब तक एपी में? सबसे इजी टॉपिक है आपका, मैं आपके साथ बोर्ड शेयर कर रही हूँ। अब दूसरा वाला, Okay, ma'am. दिस इज 4 10, देखो यहाँ नहीं आ रही, तो आई थॉट इट्स प्रॉब्लम इन माय पेन, पर पेन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका पेन चलते चलते इंक रुक नहीं जाती, वो वाली प्रॉब्लम आ रही है। राइट समथिंग और वो बीच में लाइंस लगाता है, ब्लैंक लाइंस होती है ना कभी कभी पेन में, हाँ वो प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो 4 10 16 22 सो ऑन, है ना। तो वो कहता है कि बताओ ये नंबर एपी में है कि नहीं है। अगर है तो इसकी नेक्स्ट की 2 टर्म्स बताओ। तो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये बताओ। आर दीज टर्म्स इन एपी? आप क्या लिखोगे? यस। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 4। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो उसमें हम क्या लिखेंगे? लिखो 10 - 4 = 16। बिलीव मी, अभी तो आप बड़े आराम से मेरे साथ आंसर कर रहे हो, जब मैं टेस्ट दूंगी ना कहोगे मैम एपी क्या होती है, समझ नहीं आई। दिस वाज वन प्रॉब्लम आई एनकाउंटर्ड लास्ट ईयर, एवरी ईयर आई एनकाउंटर। मुझे 2-3 बार इसको रिवाइज करवाना पड़ता है एपी को, और मुझे लगता है कि इतना इजी है कि क्यों सब सोच रहे हैं। आपको कौन सा प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं? एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने में हमें क्यों दिक्कत आती है, राइट? अभी जो ये चीजें मैं सिखा रही हूँ ना, जो मैं बहुत डिटेल में आजकल सिखा रही हूँ, वो इसीलिए 3 साल के एक्सपीरियंस से देखकर बता रही हूँ कि मुश्किल क्यों आती है ना। आई इजीली जंप टू क्वेश्चंस के समझ में आ गया होगा, पर आप पहले खुद सोचो आपने कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला? a2 - a1, a3 - a2, ये सेम है, इसका मतलब द टर्म्स आर इन एपी। तो अब इसकी नेक्स्ट की टर्म्स बताओ क्या होंगी? 22 के बाद क्या लिखोगे? +6, क्या आ जाएगा? 28। नेक्स्ट क्या आएगा? 34। क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही बी पार्ट, 1 - 1 -3 -5। अब हम कहेंगे क्या ये टर्म्स एपी में है? तो आप बोलोगे अगर ये टर्म्स एपी में है तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? हमेशा पिछली आगे वाली टर्म से पिछली वाली टर्म माइनस करते हैं। तो क्या आया? -2। और अगर ये एपी है तो वही कॉमन डिफरेंस हमारा इन 2 टर्म्स में भी आएगा। तो क्या आ रहा है ये कॉमन डिफरेंस? -2। then we will say yes this is an AP। और अगर आपके पास टेक्स्ट भी लिखी हुई है तो ओरली आप चेक कर सकते हो। ठीक हो गया? तो दिस इज एन AP विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस -2। समझ में आ गया बच्चे? हमें समझ में आ गया सबको? सक्षम, हर्षित Yes, ma'am. और काशन? Yes, ma'am. इससे यहां से कंसेक्टिव टर्म्स, ठीक है। मैं लिखती हूँ a2 - a1, तो आपका ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। फिर मैं लिखती हूँ a3 - a2। a3 क्या है? -3। और a2 क्या है? -1। उनके बीच में भी क्या होगा? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब इसके पार्ट है हमारे पास -2 2 -2 2 -2। सो आर दीज टर्म्स इन एपी? तो वही, अगर ये टर्म्स एपी में है तो इनका कंसेक्टिव डिफरेंस क्या होगा? कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो 2 -2। अगर अभी भी मुश्किल आती है ना तो व्हाट आई सजेस्ट, आप क्या करो यहाँ पर टर्म्स को लिख लो। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ठीक है ना। तो पूछो a2 - a1 कितना है? कितना है जी? 4। समझ में आ गया सबको? एंड बी केयरफुल ऑफ द माइनस साइन, है ना। तो अगर मैं फिर पूछूंगी जी a3 - a2 कितना है? आ जाओ, वही अगर ये टर्म्स एपी में है तो जो डिफरेंस यहाँ पर आया है वही डिफरेंस नेक्स्ट 2 टर्म्स में होगा। कितना है? -4। हाँ जी, क्या ये 2 नंबर सेम है? इस 4 एंड -4 सेम? मैं आपकी पेपर में लिखूं 4 और एक लिखूं -4, हाँ जी दोनों सेम है? नहीं, है ना। दोनों में डिफरेंस पता है ना क्या होता है? एक प्लस में है, एक माइनस में है। पेपर के साथ मैं लिख दूं अगर आपने 19 स्कोर किया है आउट ऑफ 30 और एक जगह लिख दूं +4, है ना, तो कौन सा प्रेफरेबल है? हर्षित बताओ, कौन सा प्रेफर करोगे? +4 -4? मैम +4। हाँ जी, तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है, उसको हमने प्रेफर ही नहीं किया। दैट मींस +4 एंड -4 आर डिफरेंट, है ना। तो दिस आर, इज दिस सीक्वेंस इन एपी?
नो, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसको मैं सीक्वेंस तो बोलूंगी, अगली टर्म क्या है मैं बता सकती हूँ, है ना, बता सकती हूँ ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा -2। देयर इज अ पैटर्न। याद है बचपन में कभी पैटर्न्स किया हो, रेड फ्लैग लगाते हैं, फिर ब्लू लगाते हैं, फिर येलो लगाते हैं, कहते हैं कि नेक्स्ट बताओ क्या होगा, देन यू फिल विद द ब्लू, देन येलो, देन रेड, जो भी ऑर्डर होता है आप उससे फिल करते हो। दैट्स अ पैटर्न। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, बट इस सीक्वेंस को मैं एपी नहीं कह सकती, बस इतना सा फर्क। ठीक हो गया, ये सीक्वेंस है, मैं इसकी नेक्स्ट टर्म बता भी सकती हूँ, लेकिन मैं इस सीक्वेंस को एपी नहीं कह सकती। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हाँ जी, देखकर ही बताओ एपी है ये पक्का, क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस देखा, यहाँ तो सेम आया लेकिन नेक्स्ट टर्म में सेम नहीं आया, है ना। फिर जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर तो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन एपी। इसको मैं सीक्वेंस बोल सकती हूँ, इसकी मैं नेक्स्ट की 5-6 टर्म जितनी बता सकती हूँ। आई हैव प्रॉपर फॉर्मूला, मैं इसको अगर लॉजिक से रीजन आउट करूँ तो मैं बता दूंगी 100 प्लेस में कौन सी टर्म आती है, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती ये एपी में है, ये नहीं कह सकती। समझ में आ गया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ये भी जरूरी है, इसको पढ़ लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, उसने कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशंस को अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो तो क्या ये एपी फॉर्म करेंगी, आपको बताना है। तो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर याद है, कोई हमने किया था इसका क्वेश्चन 9th में, बहुत बार रिपीट होता था टैक्सी फेयर वाला, अभी भी है ना, हाँ वही क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहला आपने अगर सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है तो आपका टैक्सी का फेयर कितना बनेगा 15। अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना बनेगा 15 प्लस 8, एडिशनल किलोमीटर के लिए 8। अगर 3 किलोमीटर जा रहे हो तो कितना पे करोगे 15 प्लस 8 प्लस 8, है ना। तो अगर आप 4 किलोमीटर जा रहे हो तो क्या होगा 15 प्लस 8 इंटू 3। तो इज दिस सिचुएशन रिप्रेजेंटिंग एन एपी, यस और नो? यस। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 15, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं कहूंगी कि मुझे ना 15 किलोमीटर जाना है तो मैं जेब में कितने पैसे लेकर जाऊं, है ना। मम्मा से आप कहोगे मम्मा मुझे कैब बुक करवानी है, आई हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर एंड वी कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मम्मा को पता होगा तो वो कहेगी इतना तुम्हें चाहिए होगा फेयर के लिए, तो दिस इज द मनी यू नीड टू टेक अलोंग विद यू, कम से कम इतना तो लेकर जाओ ना। कल मैं कहूँ नहीं मुझे 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आई एम ट्रैवलिंग विद ₹100 एंड इट्स इनफ फॉर मी, है ना। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये 15 निकालेंगे, कैसे निकालोगे 15, फॉर्मूला क्या होता है पी का जनरल टर्म का बताओ, ए प्लस सी, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी सिचुएशन में मैं कहती हूँ कि हमारे फर्स्ट किलोमीटर का पैसे है ₹15, एडिशनल किलोमीटर का मनी है ₹8 एंड आई नीड टू ट्रैवल 15 किलोमीटर। तो एन क्या हो गया इसमें 15, है ना। मेरा फेयर निकालो कि अगर मैं 15 किलोमीटर जा रही हूँ एंड आई हैव ₹100 इन माय पॉकेट, इज इट इनफ। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी 15, कितना डिस्टेंस है एन की वैल्यू क्या है 15, तो n माइनस 1 कितना हो गया 14, और हर किलोमीटर के लिए कितना ऐड होता है 8। तो कितने पैसे चाहिए मुझे 112, है ना। तो कितना आ जाएगा 127। so my ₹100 is not enough, I need to carry 27 more। समझ में आ गया, this general term of an N15 निकाला ना। मैं आपको क्या सिचुएशन दे रही हूँ कि if I travel for 15 kilometers and I'm carrying ₹100 in my pocket, तो आप मुझे बताओगे कि मैम is it enough for you, आपकी पूरा फेयर आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो आप इस सिचुएशन में कैसे निकालोगे,
that a person is traveling for 15 kilometers in this situation और उसके पास 100 रुपए है उसकी पॉकेट में, तो क्या वो फेयर दे पाएगा कि नहीं? आप घर से निकलते हो, आपको कहीं जाना है जो 15 किलोमीटर दूर है और आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है ना, तो आप कहोगे ठीक है मैं चल रहा हूँ, मैं दे दूंगा, वहां पे मैं फेयर दे दूंगा टैक्सी का, तो आप उतना तो लेके जाओगे जितने का आपका फेयर है ना? तो उस सिचुएशन को आप कैलकुलेट कैसे करते हो वही बता रहे कि हाउ डू वी क्लासिफाई या क्वांटिफाई दिस अंडर एपी। पहले मैं इसमें एन आइडेंटिफाई करती हूँ, एन क्या है, फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमने वो देखा, कॉमन डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर मैं एन लिख चुकी हूँ तो ये तो पता ही लग गया मुझे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया हमें। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, यस दिस इज एन एपी, दिस सिचुएशन इज एन सिचुएशन ऑफ एपी। चलो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट, why because common difference is same, why में बस यही आएगा, हाँ common difference is same, that's why it's an 8। जब y पूछा जाता है ना तो क्यों, common difference is same, उसमें आप ये भी लिख सकते हो common difference is same that is 8, या फिर a3 minus a2 is equal to a2 minus a1 is equal to a4 minus a3, ये भी लिख सकते हो, हाँ ये लिख लो, वो भी लिख सकते हो। ये मैं क्यों कहूंगी ना, क्योंकि इक्वेशन याद रहेगी तो उसको यूज करोगे, प्रैक्टिकली 3 टर्म्स की एपी आती है और उसमें यही होता है, 4 नंबर दिए होते हैं और कहा जाता है फाइंड मिसिंग वैल्यूज एबीसी लिखा होता है उसमें, तो वो कैसे निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं, और वहां पर सच में मैम ये कैसे करेंगे, मतलब लास्ट टाइम तो बहुत बार क्वेश्चन आया मैम ये करेंगे कैसे एंड तक, इतना क्लियर हो गया बच्चे? चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। हाँ जी ऑनलाइन समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The amount of air present in a cylinder, एक सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक सिलेंडर है उसमें रेन एयर प्रेजेंट है, तो उसमें लिखा हुआ है when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder, ठीक है, मैं क्या करती हूँ सिलेंडर में ना मान लेते हैं 100 लीटर्स ऑफ एयर, सिलेंडर में 100 केजीज कह लो, 100 लीटर्स कह लो, 100 यूनिट्स ऑफ एयर है मान लो फॉर एग्जांपल। अब इस सिचुएशन को समझना है, ठीक है ना, तो वो जो वैक्यूम पंप है ना उसने कितनी एयर रिमूव करनी है, 1/4, तो इसका 1/4 रिमूव किया उसने, कितना हो गया 25 रिमूव्ड, कितनी रह गई होगी सिलेंडर में अब 75। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप कि पहली बार में अगर एयर 100 थी तो आफ्टर वन पंप जब मैंने लिया तो मेरे पास 75 रह गई, ऑक्सीजन सिलेंडर था, आपने फर्स्ट पंप लिया, आपने कुछ यूज किया उसको, अब 75 लीटर्स ऑफ एयर रह गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आपने फिर से ओपन किया है तो एक बारी में जो वैक्यूम वाला पंप है वो कितना रिमूव कर देता है 1/4, किसका, जितनी एयर बची हुई है कि 100 का, जितनी एयर बची हुई है, तो वो नेक्स्ट में कितना रिमूव करेगा 75 का 1/4 विच इज इक्वल टू 12.5, नहीं उसका भी हाफ, 75 का 1/4 करो, 75 का हाफ करो 37.5, 37.5 का हाफ कर दो तो 1/4 तो किसका होगा ना 75 का, 1/4 किसका रिमूव करता है 100 का, तो पहली बार में रिमूव कर दिया, सेकंड बार में आपने फिर से पंप को ओपन किया तो कितना रिमूव होगा 75 का 1/4, रिमेनिंग एयर का 1/4, 18.75। अब कितनी एयर रह गई होगी, तो आप क्या करोगे 17 माइनस 18.75, इसके बाद फिर से अगर सिलेंडर को ओपन करोगे तो कितना रिमूव होगा, अगर इसको माइनस करते हो तो आपके पास आएगा 0.25, 14 में से 8 निकाला 6 और 6 में से 1 निकाला 5, 56.25, तो 56.25 का 1/4 रिमूव होगा और रिमेनिंग यहाँ पर है
समझ में आ गया? तो क्या इस सिचुएशन को आप एपी कहोगे कि एयर प्रेजेंट है 100, फिर थी 75, फिर है 56.25, so is this an AP? No, this is not an AP. अगर ओरिजिनल का होता ना तब एपी थी। एयर रिमेनिंग, तो इसमें क्यों एपी नहीं है? क्योंकि इसने लिखा है एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। जो ये रिमेनिंग लिख दिया ना, इसकी वजह से एपी नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में एपी क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दे रही। गिवन सिचुएशन ने कंसेक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिया, इसलिए ये एपी नहीं है। क्लियर हो गया? गिवन सिचुएशन ने कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिया, इसलिए ये एपी नहीं है। अगर ये एयर रिमेनिंग ना लिखा होता ना, हर राउंड में जब आपने पंप ओपन किया, इनहेल करने के लिए आपने उसको ओपन किया और 25 लीटर ऑक्सीजन, 25 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन ही लॉस हो रहा है हर बार में, तो ये भी होता। 100 था, अब 75 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 0 आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इतना हमें नो एयर लॉस, कोई वेस्टेज नहीं है, कुछ नहीं है, उन सबको मिला लिया हमने, तब एपी होता। इस रिमेनिंग की वजह से ये एपी नहीं है। ठीक हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट केस, थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कॉस्ट लिखा है हाँ, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। कि अगर कुआं खोदना है, एक वेल खोदना है हमें, 1 मीटर खुदाई होगी तो कितने पैसे लेगा? 150। एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर कितने पैसे हो रहे हैं? +50। तो अगर मुझे 1 मीटर वेल खुदवाना है तो मैं कितने पे करूंगी? 150। अगर मुझे 2 मीटर वेल करवाना है तो 150 प्लस क्या होगा? 50। 3 मीटर अगर करवाना है तो क्या चार्जेस होंगे? 150 प्लस 50 प्लस 50। So is this situation forming an AP? Yes, because common difference is same. Because common difference, as the common difference is same, therefore the given situation is an AP. Why का reason लिखना ना? As the common difference is same. और अगर आप ये नहीं लिख कर आते हो, आप लिख रहे हो D is equal to A3 minus A2 is equal to A2 minus A1, ये भी काफी है। ठीक है, इसमें आप लिखोगे 200 माइनस 150, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 250 माइनस 200, इसमें मैं लिखूंगी 250 माइनस 200 एंड यहाँ लिखूंगी 200 माइनस 150 which is equal to 50, hence the given terms are in AP. समझ में आ गया? अब ऐसे ही आ जाओ फोर्थ पार्ट। हाँ जी, 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट किसने पढ़ा था अच्छे से? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला नहीं याद, क्या होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट और इंटरेस्ट बहुत लंबी टॉपिक है, वो नहीं पढ़ाने लगी हूँ मैं, है ना? पूरी क्लास क्या, पूरी 4 क्लास में लग जाएगी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँ। तो लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, बैंक में पैसे जमा करवाए आपने, कितने जमा करवाए? 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 8% पर एनम। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें समझना क्यों जरूरी है? डोंट गो बाय फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वो भी बता दूंगी मैं आपको। लेकिन होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है कि अगर आपने पैसे 10,000 जमा करवाए ना अकाउंट में, पूरे साल रखे, लास्ट 31 दिसंबर आया, आपने पैसे बाहर निकाले, आपने वापस ले लिया बैंक से, तो आपको बैंक पूरे 1 साल का मनी देगा। अगली बार फिर आए, आपने 10,000 जमा करवाए। So that means interest is calculated every year in simple interest. It's same every year. Principal is same. Clear हो गया कि 10,000 थे हमारे पास, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको? 800 फॉर 1 ईयर। समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हो गया, लिख लो इसको, तो आगे क्वेश्चन हैं।
और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन केस सीरीज में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। P into R into T by 100 is your simple interest। तो अब देखो क्या हुआ, आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होगा, केसेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम बाद में आते हैं। आपने 10,000 बैंक में रखा, एक साल के बाद आपका इंटरेस्ट क्या बनता है 800। अगर 2 साल रखोगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1600। अगर 3 साल लिखोगे तो कितना होगा। तो अगर मनी को आपने सिंपल इंटरेस्ट में डिपॉजिट किया है, एक फिक्स्ड मनी को, तो क्या वो एपी फॉर्म करती है। ठीक हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में एपी फॉर्म होती है। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा वर्ड याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक लाइन, विच इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, जो मुझे ये 800 मिला ना, मैंने ये विड्रॉ कर लिया मेरे बैंक अकाउंट में 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, फिर से 10,000 है, पूरे साल रखा, उस पे 800 मिला, फिर मैंने वो 800 विड्रॉ कर लिया। थर्ड ईयर फिर 10,000 से स्टार्ट किया, पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, थर्ड ईयर में मैंने फिर से वो इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को हम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड में क्या होगा, ईयर 1 मैंने 10,000 रखा बैंक में, मुझे 8% के हिसाब से कितना मिला 800। अब मैंने ये विड्रॉ नहीं किया, तो जो बैंक अकाउंट में मेरी पासबुक में आ रहा है ना, वो है 10,000 प्लस 800। सो नाउ ईयर 2 की स्टार्टिंग पर मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है 10,800। दैट इज व्हाट इट से, जो पिछले साल का इंटरेस्ट है ना उस पे भी इंटरेस्ट आता है, तो इस पे 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो होगा 864। तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 800, नेक्स्ट में कितना मिलेगा 864। कैलकुलेशंस कर लेना, यही आएगा थर्ड इंटरेस्ट। हाँ, नेक्स्ट में क्या होगा 10,800 तो पहले था, 864 और हो गया क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं किया। दिस इज ईयर 2। ईयर 3 में मेरे पास कितना आ जाएगा 11664, है ना, इस पर 8%। सो विल दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपी। कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं बनती, सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनती है। कैलकुलेशंस कर लेना, क्योंकि आपका देखो ना पहले साल का 800 था, अब क्या हो गया 10,000। आपका प्रिंसिपल ही सेम नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो डिफरेंस होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो, कभी कहीं काम आएगा तो। अमाउंट इज इक्वल टू, इसमें अमाउंट निकलता है P1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है A माइनस P। सो बेसिकली दिस इज P1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T माइनस P। ये N भी लिखते हैं, बट आई प्रेफर T, मुझे T अच्छा लगता है, मैं N नहीं लिखती। ठीक है, बुक्स में N नहीं लिखा होता है, बुक्स में N लिखा होता है, T नहीं लिखा होता, बट आई लाइक T बिकॉज मुझे पता है कि टाइम यहाँ आएगा, रेट यहाँ आएगा, P यहाँ। ठीक हो गया ना, तो मैं हमेशा टी यहाँ लिखती थी। आई प्रेफर्ड इट टिल माय ग्रेजुएशन। जब भी ये क्वेश्चन आते थे तो मैं टी ही लिखती थी, मैंने कभी एड नहीं लिखा। पर्सनली आई डोंट लाइक। समझ में आ गई, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गई। चलो जाओ, ये ना अब आपने क्या करना है।